हिंदी भाषा के इतिहास, उसके विकास और वर्तमान स्वरूप को समझने की दृष्टि से अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इस पर विमर्श की श्रृंखला के अंतर्गत दूसरी कड़ी में आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। स्मरण रहे कि अपभ्रंश आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दोनों के बीच एक पुल या सेतु के समान है। हिंदी खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह एक ज्ञात व मान्य तथ्य है। नमी साधु, मार्कंडेय, याकोबी जैसे विद्वानों से लेकर डॉक्टर नामवर सिंह तक हम देखते हैं कि चिंतन की एक परंपरा है जिसके अंतर्गत अपभ्रंश, अवहट्ट, प्रारंभिक हिंदी के भेद प्रभेद पर प्रकाश डाला गया है। यदि हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल को एक साथ लेकर विचार करें तो मध्य भारतीय आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सम्मिलित है। स्मरण रहे कि पश्चिमी हिंदी की 5 और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों को अगर मिला दें तो हिंदी का उद्भव और विकास केवल शौरसेनी तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि अर्धमागधी भी उसमें सम्मिलित हो जाती है। यह भी स्मरणीय है कि यदि उसे 18 बोलियों की प्रतिनिधि भाषा मान लें तो अपभ्रंश का उद्भव शौरसेनी अर्धमागधी तथा मागधी से भी जुड़ जाता है। अपभ्रंश और अवहट्ट के पारस्परिक संबंध को और दोनों के पुरानी हिंदी से संबंध को समझना अपने आप में भाषा और उसके इतिहास के बोध की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उद्यम होगा। अपभ्रंश काल में हिंदी के व्याकरणिक रूप का पर्याप्त विकास हुआ। उसके बाद हिंदी के विकास क्रम ने वास्तव में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आदिकालीन हिंदी में मुख्य रूप से अपभ्रंश की व्याकरणिक सरणियों का प्रयोग किया गया, अर्थात आदिकालीन हिंदी में अपभ्रंश का व्यापक या प्रचुर प्रभाव रहा, ऐसा हम कह सकते हैं। स्मरणीय है कि अपभ्रंश में 8 स्वर थे। इन्हें ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए और ओ। और ये सभी मूल स्वर थे। परंतु पश्चातवर्ती आरंभिक हिंदी में 2 नए स्वर आए, ऐ और औ। इसी प्रकार च, छ, ज, झ अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे। परंतु आरंभिक हिंदी में ये स्पर्श संघर्षी हो गए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अपभ्रंश में दंत्य ध्वनि जैसे त, र, ल, स इत्यादि, इनका भी अपना अलग महत्व है। अपभ्रंश में ड़ और अढ़ा
जिसे हम कहते हैं व्यवहारिक उच्चारण में, व्यंजन नहीं थे। इनका विकास बाद में हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपभ्रंश के विकास में उसके व्याकरणिक पक्ष का और तद्भव रूपों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उल्लेखनीय है कि आदिकालीन हिंदी व्याकरण से अपभ्रंश व्याकरण के अंतर को समझना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चरण है। इसे समझने के पहले दोनों के बीच की एक कड़ी है अवहट्ट, उस पर भी थोड़ी सी बात कर ले। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपनी कृति वर्ण रत्नाकर में किया। अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है और खड़ी बोली हिंदी को भाषा और साहित्य का जो वैभव प्राप्त हुआ है उसमें अपभ्रंश और अवहट्ट का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात उसकी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद हम आदिकालीन हिंदी, जिसका संबंध पुरानी हिंदी से है, और अपभ्रंश के व्याकरण के अंतर के कुछ बिंदुओं पर, जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा, थोड़ा विचार कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि अपभ्रंश मूलतः और प्रधानतः, यानी मुख्य रूप से संयोगात्मक भाषा थी, परंतु बाद में वियोगात्मक रूप प्रकट हो गए और प्रखर भी हो गए, अर्थात वियोगात्मक रूपों की व्यवस्था अधिक महत्वपूर्ण हो गई। सहायक क्रियाओं और कारकों का प्रयोग बढ़ गया। पहली कड़ी में हमने परसर्गों पर विशेष रूप से चर्चा की थी, इसलिए श्रृंखला की सभी कड़ियों को मिलाकर विषय को समझने का प्रयास करेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन में और विकासात्मक अध्ययन में भी निश्चित रूप से आपको सहूलियत होगी। हम देखते हैं कि नपुंसक लिंग का अस्तित्व अपभ्रंश में रहा, किंतु आदिकालीन हिंदी में वह पूर्ण रूप से विलोपित हो गया। पुरानी हिंदी में तत्सम का चलन बढ़ने लगा था। अपभ्रंश में उसका प्रभाव बहुत कम था और तद्भव रूपों पर ही जोर दिया गया था। जब हम अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी की बात कर रहे हैं तो यह भी ध्यान रखें कि हिंदी का आरंभिक रूप सरहपाद और सिद्ध योगियों के साथ साथ गोरखनाथ की वाणी का भी ऋणी है। वही रूप आगे जाकर संघा भाषा या संध्या भाषा, सधुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा के रूप में मुखर हुआ और आने वाले समय में कबीर जैसे अलमस्त और फक्कड़ संत और कवि हमें प्राप्त हुए। ध्यान रखना चाहिए कि अपभ्रंश के बाद हिंदी का जो रूप रहा उसे, जैसा कि हमने पूर्व में ही कहा, अवहट्ट कहा जाता है। इसका कालखंड स्मरण में रहे 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक अवहट्ट इस अवधि में, इस कालखंड में सृजन की भाषा रही। अवहट्ट को परिनिष्ठित अपभ्रंश भी कहा गया है। परिनिष्ठित
जिसका एक पैमाना होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड कह सकते हैं, एक तरह से जिसे आज की भाषा में हम मानक भी कह सकते हैं, जो परिमार्जित है, जिसमें शुद्धता अधिक दृष्टिगोचर हो रही है, उसे हम परिनिष्ठित कहते हैं। हम देखते हैं कि स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत, सरहपा, कंढपा, ये सभी अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार हैं। जहां तक बात अवहट्ट की है, अपभ्रष्ट शब्द का यह विकृत रूप है। संस्कृत जैसी ध्वनि जो अपभ्रष्ट में है, अगर हम उसे देसी भाषा में कहें तो अवहट्ट कहना उचित है। यह बाद की स्थिति है, इसलिए यह परवर्ती अपभ्रंश है। मैं स्पष्ट कर दूं, एक पंक्ति में कह सकते हैं, अवहट्ट परवर्ती या पश्चातवर्ती अपभ्रंश का रूप है। हम देखते हैं कि अपभ्रंश एक प्रकार से संक्रमणकालीन भाषा है। संक्रमणकालीन इसलिए कि यह अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अवहट्ट के प्रमुख रचनाकारों के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी अवश्य रहे। अब्दुल रहमान हैं, कवि दामोदर हैं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति और रोड़ा जैसे कवि अवहट्ट की शोभा के समान हैं, अलंकरण के समान हैं। भाषा ने उन्हें परिष्कृत किया और उन्होंने भाषा और उसकी गरिमा व महिमा को अलंकृत किया। यह भी स्मरणीय है कि हिंदी के विकास क्रम का पूरा ध्यान एक प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी को, हिंदी के शोधोत्सुक को और हिंदी के विद्यार्थी को रहना ही चाहिए। सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी किसी भी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हों, वह एक शिक्षक की पात्रता, प्राध्यापक की पात्रता की परीक्षा हो या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्यों न हो, यह क्रम तो प्रत्येक को जानना ही चाहिए। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट और अवहट्ट के बाद पुरानी या प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का स्थान है। पुनः याद रहे, यहां प्राचीन हिंदी का अर्थ है अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद की हिंदी। शेष चर्चा हम श्रृंखला की अगली कड़ी में करेंगे। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि अभी हम हिंदी की विकास यात्रा की दृष्टि से अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी से जुड़ा हुआ विमर्श कर रहे हैं और यह क्रम तृतीय कड़ी में निरंतर रहेगा, जिसमें हम इस पक्ष का समापन करेंगे और उसके बाद हिंदी भाषा और उससे जुड़े हुए विविध पक्षों पर चर्चा, विमर्श, परामर्श, मार्गदर्शन और संवाद का यह सिलसिला चलता रहेगा। आप सभी को अशेष स्वस्थ कामनाएं।